क्या बता दूं जी, पॉइंट कौन सा बता हाँ। डॉक्टर हीरा प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले। देखिए मैं पॉइंट मैंने जो स्क्रीन शेयर की हुई है ना, आप लोग भी इस स्क्रीन को जूम कर लें, ये जो अभी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर हुई है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को सारी चीजें नजर आ रही होंगी क्या है कैसे है। बिकॉज ये 30। will move down, so that is why both ventilation and perfusion is increased at the base as compared to apex। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, ठीक है। बोथ विल बी इंक्रीज्ड एट द बेस। अब ये मैंने कहा वेंटिलेशन और परफ्यूजन अलग अलग, लेकिन जब मैं इनकी रेशो लूंगा तो मुझे बताएं। मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दी कि बंदा फेंकेंगे, कागज फेंकेंगे, नीचे कौन जाएगा? बंदा जाएगा। डेट मीन्स के ब्लड और एयर में से ज्यादा हैवी चीज कौन सी है? ब्लड और खून और हवा में से ज्यादा हैवी चीज कौन सी है? खून, ब्लड है ना, वेरी सिंपल। सो ब्लड विल मूव फास्टर टूवर्ड्स द बेस। सो इस वजह से क्या होगा कि परफ्यूजन विल बी मोर 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 इन द बेस एज कंपेयर टू द एपेक्स। सो जितनी ज्यादा बेस में परफ्यूजन होगी उतनी ज्यादा एपेक्स में कम परफ्यूजन होगी। सो डिनोमिनेटर की वजह से जो होता है वो रेशो, वो एपेक्स पे हो जाती है इंक्रीज्ड और बेस पे हो जाती है डिक्रीज्ड। Am I clear to all of you? Am I clear to all of you? I hope I'm okay sir, okay sir, okay sir। अच्छा, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1। अगर ये हो ग्रेटर देन 1 तो वो होगा एपेक्स, और अगर वो हो लेस देन 1 तो वो होगा बेस। ठीक हो गया? अच्छा, क्या मैं इसके साथ एक जो मैंने अभी फर्स्ट एड से भी पढ़ाना था, मैं इसके साथ वो डिफ्यूजन लिमिटेड और परफ्यूजन लिमिटेड का कॉन्सेप्ट दे दूं? क्योंकि वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो समझ ही नहीं आ रहा होता कि व्हाट इज डिफ्यूजन लिमिटेड, व्हाट इज परफ्यूजन लिमिटेड। जो मेरे पास फर्स्ट एड है उसमें वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में फर्स्ट एड में ना 692 पेज है मेरे पास। बहरहाल आप लोग जस्ट वो कॉन्सेप्ट को सुन लें, आपको आसान हो जाएगी वो चीज़ जब भी आप पढ़ेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट है क्या? व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? अच्छा, जिस तरह मैंने ये करवाने से पहले आप लोगों को एक बेसिक चीज़ समझाई है, मैं वो करवाने से भी पहले एक चीज़ समझाता हूँ, फिर वो आसान हो जाएगी। सबसे पहले सीपीएसपी पूछता क्या? नहीं नहीं, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी, कोई मसला नहीं है। सीपीएसपी पूछता क्या?
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज डिफ्यूजन लिमिटेड? सीपीएसपी का ये क्वेश्चन होता है और आपका आंसर क्या होता है? आपका आंसर क्या होता है? सर ऑक्सीजन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? यस, डॉक्टर सनिया वकारी सिंह, CO2, नो नॉट CO2, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन विद डिजीज। ठीक है, तो डेट इज डिफ्यूजन लिमिटेड। अब आज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन लिमिटेड एंड व्हाट इज परफ्यूजन लिमिटेड। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू गाइस, व्हाट इज डिफ्यूजन लिमिटेड एंड व्हाट इज परफ्यूजन लिमिटेड। गौर से सुनिए, होता क्या है कि जो भी डिफ्यूजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये क्या है कि अब मेरी मेरी बस बात सुनिए। अब नो, आई डोंट वांट कि आप लोग अब कोई भी क्वेश्चन या आंसर करें, अभी बस मेरी बात सुनिए। व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज परफ्यूजन? ठीक है, डिफ्यूजन क्या होती है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये लिख लें प्लीज, अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, मैं बड़े स्लो करवाता हूँ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक हो गया, क्लियर है ये बात? जहाँ पे हाई प्रेशर होगा गैस का, वहाँ से लो प्रेशर में जो मूवमेंट ऑफ गैस होती है उसे कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा, एक ये बात। दूसरी बात, गोल्डन पॉइंट जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है वाइल वाइल सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ एमसीक्यूज, कि द प्रेशर exerted by a gas is actually the pressure which is present in blood। ठीक है, यानी जो गैस ने प्रेशर एक्सर्ट करना है वो बेसिकली उसका ब्लड के अंदर होगा और अपनी अनबाउंड फॉर्म में होगा, नॉट इन दी बाउंड फॉर्म। कुछ गैसेस होती हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर जाती हैं, जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर जाती हैं। तो जब हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड करेंगी तो उनका, वो जो गैसेस हैं वो अगर ब्लड में मौजूद भी होंगी तो उनका प्रेशर काउंट नहीं होगा। समझ आ गई बात? जो अकेले होते हैं उनका प्रेशर होता, ठीक है, जो अकेला होगा उसका प्रेशर होगा। ठीक है, एक गैस है, ब्लड है ना, तो ब्लड में जो है कुछ गैसेस होती हैं जो इंडिविजुअली गैसेस पड़ी होती हैं। ठीक है, वो बाउंड नहीं करती, जो बाइंड नहीं करती किसी चीज़ के साथ, और कुछ गैसेस जो होती हैं वो बाइंड करती हैं। ठीक है, तो जो गैसेस बाइंड करेंगी वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकेंगी, और जो गैसेस अकेली होंगी वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। सिंपल इज दैट। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब समझ आ गई है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है जी, फर्स्ट एड में 686, कुछ एडिशन में 692 फर्स्ट एड का पेज है, मैं वो समझा रहा हूँ। डिफ्यूजन लिमिटेड और परफ्यूजन लिमिटेड। ठीक है, इसको प्लीज जूम इन कर दें, अगर थोड़ा सा ना वो परफ्यूजन लिमिटेड पे जूम इन हो सकता है, तो जहाँ पे परफ्यूजन लिमिटेड लिखा हुआ है। यस, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू डॉक्टर आयशा। अच्छा, अब देखें प्लीज, अब मेरी बात सुनिए पहले, अभी सर आप, ये पेज नंबर बता देंगे? आई डोंट नो, मैंने अभी बोला है 692 686, कुछ बुक्स में 692, कुछ बुक्स में 686। अच्छा, अब देखें, व्हाट इज परफ्यूजन लिमिटेड एंड व्हाट इज डिफ्यूजन लिमिटेड। मैं अभी आप लोगों को विद इन 5 मिनट्स ये समझाने लगा हूँ बात, तो मेरी बात सुनिए। मैंने आप लोगों को दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एक चीज़, गैस ने जाना है जहाँ पे हाई प्रेशर होगा और जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ तक। दूसरा मैंने बताया कि जो प्रेशर होता है वो बेसिकली मैयर होता है उस गैस का जो अकेली हो, ना कि जो बाउंड किसी की चीज़ के साथ कर जाए। तो कहते हैं ना कि जिस चीज़ में मिलावट हो जाए वो किसी काम की नहीं रहती, उसका कोई प्रेशर नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जस्ट लाइक दैट, कि जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर गई, तो हीमोग्लोबिन के साथ वो अगर बाउंड कर गई, फॉर एग्जांपल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। सही है, वो बनाती है आ, एक
कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, तो वो जो गैस होगी जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो उसका कोई भी प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, वो प्रेशर हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और जो इंडिविजुअल गैसेज होंगी उनका प्रेशर काउंट होगा। अच्छा, अब जनाब हम अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। अब ना जो ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ सबसे पहले, कि नॉर्मल ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है ना, इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है ना एल्वेलाई के अंदर, पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई के अंदर वो होता है 100, और जो ब्लड के अंदर इसका पार्शियल प्रेशर होता है ना वो होता है 40। ऑक्सीजन तो बाउंड नहीं करती हीमोग्लोबिन के साथ, तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा या कम होगा ब्लड के अंदर? ज़्यादा होता जाएगा ना। जिस तरह आप पानी में जो है वो चीनी डालते जाएं तो चीनी ज़्यादा होती जाएगी ना, जस्ट लाइक डैट। जो ऑक्सीजन होगा, बड़े गौर से सुने ये बातें, ये बड़ी मज़ेदार बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि अंटिल इट बिकम्स 100। रिमेंबर मैंने कहा था कि एल्वेलाई के अंदर भी 100 होता है, तो अगर ब्लड के अंदर भी 100 हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ गई? इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई ना, तो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ गैस व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑक्सीजन होती है नॉर्मल हेल्दी, वो तब तक ट्रांसफ़र होती है एल्वेलाई से ब्लड में जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, जब तक प्रेशर डिफरेंस होता है, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता तब तक वो ट्रांसफ़र होती है। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो फिर वो ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है, ओके। अब मज़ीद उस वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर कैसे आ सकती है? जब आप वो जो हाई प्रेशर वाला ब्लड था जिसका 100 बन गया है प्रेशर, वो आगे चला जाए और नया ब्लड आ जाए, नया ब्लड आएगा तो उसका प्रेशर कितना होगा? नया ब्लड आएगा तो उसका प्रेशर कितना होगा? उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 40। इसका एग्जैक्टली प्रेशर 40 हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ऑक्सीजन जो नॉर्मल होती है वो परफ्यूजन लिमिटेड है। परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड परफ्यूज आना, ब्लड ब्लड का पास करना, सही है। सो जब ब्लड पास कर रहा होगा, जब ब्लड परफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है, सिर्फ तब ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई से ब्लड में आएगी। जब नहीं कर रहा होगा तब नहीं आएगी। जस्ट लाइक दैट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस गैस इज परफ्यूजन लिमिटेड। समझ आ गई कि व्हाट इज परफ्यूजन लिमिटेड? व्हाट इज परफ्यूजन लिमिटेड विद दिस ऑक्सीजन है? नहीं समझ आई? क्या नहीं समझ आया प्लीज बताएं मुझे, प्लीज 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 प्लीज। लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया, ओके ओके। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। हो सकता है और स्टूडेंट्स को भी ना समझ आया हो, सो आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन। मैं अभी आपकी सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे बस 1 मिनट दें।
अच्छा ये देखिए प्लीज यार, अभी अभी अपना ना दिमाग आप लोग इतना कंफ्यूज ना करो, जो मैं बता रहा हूँ उसे समझो, फिर मैं अगली बात भी समझाऊंगा। अदरवाइज तो फिर आप लोग इधर ही मगअप करते रहोगे अपनी चीजों को। प्लीज इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। दिस इज एल्विलाई, दिस इज व्हाट एल्विलाई। और ये क्या है? ब्लड फ्लो। ये क्या है? ब्लड फ्लो। ठीक है, ये एल्विलाई है और ये ब्लड फ्लो है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो है 100 और ब्लड के अंदर कितना है? 40। तो ऑक्सीजन तब तक मूव करती जाएगी जब तक जो है वो 100 नहीं हो जाएगा ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर जब 100 हो जाएगा तो मैं ब्लड वेसल को थोड़ा मोटा कर देता हूँ, सो ब्लड वेसल विल बिकम दिस। तो क्या इस टाइम पे डॉक्टर कायनात ने कहने समझ नहीं आई, तो क्या इस टाइम पे कोई गैस का एक्सचेंज होगा? नहीं होगा, कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई ना, दोनों प्रेशर इक्वल हो गए, उधर भी 100 इधर भी 100। Am I visible to you all? Am I visible to you all? Yes, sir. Okay, okay. नो सर, नो सर, तो मैं रिजॉइन कर दीजिए, अब सर आ रहे हैं। Please. So ये एल्विलाई है और दिस इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 40 और एल्विलाई के अंदर होता है 100। ठीक है, सो एल्विलाई से ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन आती जाएगी अंटिल इट बिकम्स 100। तो जब वेसल के अंदर आ जाएगा तो मैं वेसल को मोटा कर देता हूँ, तो ये 100 हो गया, ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। और यहाँ पे फिर कोई ट्रांसफर ऑफ गैसेस नहीं होगा। लेकिन 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 अगर मैं इस ब्लड को आगे कर दूँ, अगर मैं इस ब्लड को आगे कर दूँ, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से नया ब्लड आ जाए, वहाँ पे दोबारा से परफ्यूजन हो जाए। परफ्यूजन का मतलब ये होता है ना ब्लड दोबारा आ गया। जब दोबारा से परफ्यूजन होगी तो वो दोबारा ब्लड जो होगा उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, सो दोबारा से जो है वो ट्रांसफर ऑफ गैसेस होना शुरू हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन होना शुरू हो जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर कि ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है? वो परफ्यूजन लिमिटेड होती है। ठीक है, वो परफ्यूजन लिमिटेड होती है। डन। और इसके साथ साथ जो है एज यू कैन सी ऑन योर फर्स्ट एड कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी जो है वो परफ्यूजन लिमिटेड होती है। अच्छा, इसमें ना फर्स्ट एड में एक लाइन लिखी हुई है, एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज्ड ओनली इफ ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड। ये लाइन समझ आ गई कि एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज्ड यस ओनली सर। इज इंक्रीज्ड। ठीक हो गया? नो सर। ठीक है जी। क्या समझ नहीं आया डॉक्टर कशमाला आपको? सर अभी ये लाइन रिपीट करना, एक्सचेंज कैन इंक्रीज, ये बता दें। नहीं मतलब इसमें क्या समझ नहीं आया? मैंने तो सारा टाइम अभी 3-4 मिनट दी। नहीं नहीं सर, कंप्लीट समझ में, लास्ट टाइम आप जो कह रहे थे ना बस वो रिपीट कर दें, एक्सचेंज कैन इंक्रीज वाला। एक्सचेंज तभी ज्यादा होगी ना जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। अभी मैंने ये जो मार्केट से बना रहा था वो यही मैं कह रहा था कि नई ब्लड वेसल। जी जी सर, आ गई, आगे समझ में आया। ठीक है, अच्छा। सर वैसे डिफ्यूजन में भी तो यही होता है ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अभी वहीं आ रहा हूँ, हाँ, ये दोनों ही डिफ्यूजन की बातें हो रही हैं। परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड इज नॉट नॉट अनदर थिंग। इन दोनों को हमने डिफ्यूजन से रिलेट करना है, ये लिमिटेशंस हैं उसकी। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ का जाना। और अगर गैस की बात करेंगे तो गैस का प्रेशर होता है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना। अब उसकी मैं कुछ लिमिटेशंस जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ गैसेस जो होती हैं वो परफ्यूजन की वजह से लिमिट होती हैं और कुछ गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूजन की वजह से लिमिट होती हैं। अब जो डिफ्यूजन की वजह से लिमिट होती है उनको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, जितना भी फिलहाल आपके पास नॉलेज है ना, अपना जो बहुत बेहतरीन जो है वो नॉलेज है, उसको फिलहाल आपने ना अपने दिमाग से बाहर निकाल देना। जो बात मैं बताऊंगा उसको फिलहाल ज़हन में लाकर, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो चीज़ है ना वो क्लियर हो माइंड में। अच्छा, if this is alveoli, if this is alveoli, if this is alveoli, let me do this thing, let me do one thing। इस alveoli पे मैंने क्या किया है
सर या तो स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाएगी, काम से प्रॉपर्ली। ये देखें, इस एल्विलाई को मैंने फाइब्रोज्ड कर दिया। इस एल्विलाई को क्या किया है? फाइब्रोज्ड कर दिया। ठीक है, अगर मैंने एल्विलाई को फाइब्रोज्ड कर दिया है तो नीचे वही ब्लड वेसल आ गई। अब मुझे बताएं कि क्या ऑक्सीजन उसी स्पीड से ब्लड वेसल में जाएगी? क्या ऑक्सीजन उसी स्पीड से जाएगी? नहीं, नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, सो इन केस ऑफ एनी पैथोलॉजी, ऑक्सीजन विल पास स्लोली फ्रॉम एल्विलाई टू ब्लड। सो इस वजह से वहाँ पे जो है जितनी देर में ऑक्सीजन ने प्रेशर डेवलप, वो इतना जल्दी प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा वहाँ पे। सो इन दिस केस जब ऑक्सीजन विद डिजीज होती है तो इन दिस केस ऑक्सीजन विल नॉट बी परफ्यूजन लिमिटेड, दैट विल बी डिफ्यूजन लिमिटेड। डिफ्यूजन में बेसिकली मसला क्या होगा? दरमियान में कोई बैरियर आ जाएगा, किसी इस तरह का मसला आ जाएगा। अच्छा, ये तो ऑक्सीजन की बात होगी। फिर मैंने जो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड का। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसने ब्लड से निकल के आना है, उसने एल्विलाई से निकल के आना है ब्लड में। तो जब एल्विलाई से, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एल्विलाई, यहाँ से निकल के कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड में आ गई। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में आ गई, तो जितनी की जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में आएगी वो मुझे अब याद नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्बन मोनो, कुछ लोग कह रहे थे ऑक्सीजन भी तो बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन के साथ करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती। अगर आप लोग ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़े ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ ऑक्सीजन जो होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में होती है, कुछ ऑक्सीजन जो होती है वो अनबाउंड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है? वो अनबाउंड फॉर्म में होती है। आज समझ आ गई? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ जिन्होंने भी किया था? अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी अफिनिटी 200 टाइम्स ज़्यादा होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 200 टाइम्स ज़्यादा होती है टू बाउंड विद हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जितनी की जितनी आएगी वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर जाएगी। मुझे बताओ, ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर सारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी तो क्या वो खाली अकेली ब्लड के अंदर पड़ी होगी? नहीं पड़ी होगी। तो जब वो ब्लड के अंदर नहीं पड़ी होगी तो क्या वो वहाँ पे कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। सो जब प्रेशर ही यहाँ पे जीरो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का और ऊपर लेट से वो 50 है या जितना भी है, तो वो ब्लड नया आता है या नहीं आता, उसी ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। क्लियर है? सो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट परफ्यूजन लिमिटेड। अगर मैं बात करूं, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट परफ्यूजन लिमिटेड, क्योंकि इसमें प्रेशर चेंज। सर सर ये कार्बन डाइऑक्साइड और N2S गैस कैसे इन्वॉल्व होती है परफ्यूजन में, तो थोड़ा बता देंगे स्टूडेंट में। अब अच्छा, now if we are comfortable in this, let's again discuss which we were discussing। 110 था, 113 था जो पॉइंट, V over Q mismatch। ठीक है, V over Q mismatch।
देखो बच्चों, जिनका ये लेक्चर मिस हो जाएगा कोई मसला नहीं है, डॉक्टर एहसन की रफ़ी की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो सारे वहाँ से रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स कर लें, ठीक है। तो जो लोग अभी अवेलेबल हैं वो लेक्चर लाइव ले लें, जो नहीं अवेलेबल वो रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स जो है वो वहाँ से कर लें। डॉक्टर हमाद की भी मैं रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कर दूंगा, सीवीएस की मैंने सारी वहाँ पे चैनल पे अपलोड कर दी हैं, रेस्पिरेटरी की भी कर दूँ, ठीक है। ओके सर। अच्छा, प्लीज़ डॉक्टर आयशा वो आप रफ़ी का वो शेयर कर दें। अगर अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेविटी का इफेक्ट, वेंटिलेशन और परफ्यूजन का। अगर एयरवे ब्लॉक हो जाए, इफ़ एयरवे इज़ ब्लॉक्ड, लेट्स से, ठीक है, तो वेंटिलेशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। हवा कि जो एक्सचेंज है, वेंटिलेशन है, वो ज़ीरो हो जाएगी। और अगर ज़ीरो को डिवाइड करें किसी भी चीज़ से तो वो क्या चीज़ हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। और इसे कहते हैं शंट। इसे क्या कहते हैं? शंट। सो उस पॉइंट पे कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगी। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, वो अपनी मिक्स्ड वीनस ब्लड की वैल्यूज़ को रीच कर जाएगा। उस पॉइंट पे कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगी, इसे शंट कहते हैं, शंटेड, ठीक है। कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगी अगर एयरवे ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा, अगर एम्बुलस आ गया, वो पल्मोनरी आर्टरी में लॉज हो गया, तो मसला हो गया, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो ज़ीरो हो जाएगा। एवरीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको क्या कहते हैं? डेड स्पेस। इसे क्या कहते हैं? डेड स्पेस। सही है। अच्छा, अब बिफोर गोइंग फर्दर you should understand what is dead space. You should understand what is dead space. Are you people comfortable about dead space? अगर मेरा लेक्चर आप लोगों ने सुना है तो आई गेस यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस डेड स्पेस। Where no gas exchange. ठीक है। अच्छा, सो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जब v ओवर q जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो उसमें जो पैथोलॉजिकल रीज़न है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, और जो फिजियोलॉजिकल रीज़न है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है। डेड स्पेस वो जगह होती है जहाँ पे वेंटिलेशन तो हो रही होती है लेकिन परफ्यूजन नहीं होती, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो डेड स्पेस जो होती है ना वो तीन तरह की होती है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो आपका कंडक्टिंग जोन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो 150 ml होती है। एल्वियुलर डेड स्पेस होती है एल्विलाई के अंदर, ठीक है। एल्विलाई में हमेशा गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई एल्वियुलर डेड स्पेस इज नॉर्मली ज़ीरो, ठीक है। लेकिन alveolar dead space is only present in diseases, right? So normally it is not present. Anatomical dead space is normally present, right? What is physiological dead space? अगर आप anatomical dead space और alveolar dead space दोनों को प्लस करें तो that is physiological dead space। तो मुझे अब आप लोग बताएं ज़रा कि एक नॉर्मल बंदा है जिसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है तो उसमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कितनी होगी? सर 150 होगी। आ गई यहाँ, आ गई, आ गई। अब दोबारा सुने, अब दोबारा सुने, जिनको ये सवाल का जवाब नहीं आया वो दोबारा सुने। मैंने कहा डेड स्पेस जो एनाटॉमिकल होती है वो होती है कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, वो होती है 150 150 ml। मैंने कहा एल्वियुलर डेड स्पेस जो होती है वो यूजुअली ज़ीरो होती है क्योंकि एल्विलाई के अंदर गैस एक्सचेंज हो रही होती है। एल्वियुलर डेड स्पेस सिर्फ उस वक्त प्रेजेंट होगी जब कोई पैथोलॉजी होगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट प्रेजेंट।
फिर मैंने कहा जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वो ऊपर वाली दोनों को प्लस करें तो वो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बन जाती है, एनाटॉमिकल प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस। तो मैंने कहा अगर एक बंदा नॉर्मल है, उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो उसमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कितनी होगी? दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस बिकॉज एल्वियोलर डेड स्पेस इज 0। डन। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर डॉक्टर एसन ने बताया था कि 2 ml पर केजी वेट होगी डेड स्पेस। ऑफ करिए। डेड स्पेस जो होती है ना, मैं आपको अगर इसमें ज़्यादा जाना है तो डेड स्पेस जो होती है ना, यूजुअली आपको अगर डेड स्पेस का कॉन्सेप्ट लेना है तो यू शुड नो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जो आप नॉर्मल ब्रेथ में ऑक्सीजन इन करते हो और आउट करते हो वो होता है टाइडल वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, उसमें एक उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 500 ml। उस 500 ml में जो 150 ml है वो होता है कंडक्टिंग जोन में, ठीक है, और जो 350 ml है वो होता है एल्विलाई। सही है। तो जो 150 ml है डेट इज डेड स्पेस वेंटिलेशन, ठीक है। अब जो डॉक्टर एसन ने बताया था ना आप लोगों को, बेसिकली वो ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मिनट वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मिनट वेंटिलेशन होती है ना, पर मिनट जितनी हवा लंग्स में दाखिल हो रही होती है उसे कहते हैं मिनट वेंटिलेशन, ठीक है। आप लोग, मैं बारहा कहता हूँ, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उन्हें सुना करें, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। अब आई डोंट नो आप लोग क्यों नहीं सुनते, ठीक है। एयर जब इंटर करती है लंग्स के अंदर तो पर मिनट जितनी हवा इंटर कर रही होती है उसे कहते हैं मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन इज टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12। तो 500 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा अराउंड 600 ml, which is 6 liters. Out of लीटर। liters, out of this 6 liters, which is minute ventilation, 4 liters is alveolar ventilation and 2 liters is dead space ventilation, ठीक है। 4 liters is alveolar ventilation और 2 liters is dead space ventilation. So here we are talking about dead space ventilation, alveolar ventilation, minute ventilation, ठीक है। जो स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ वो वैल्यूज बता रहा हूँ कि डेड स्पेस कितनी है, कितनी है जी। वेंटिलेशन की बात नहीं अभी मैं कर रहा था, ठीक है, जिसके साथ आपने कंफ्यूज किया। अच्छा चल, आई होप यू आर क्लियर। ओके सर। अच्छा, फिर जनाब कुछ एमसीक्यूज उसने नीचे दे दिए हैं। एपेक्स ऑफ द लंग्स पे क्या होता है? तो हाई होता है वी ओवर क्यू। आपको पता ही है कि क्यों हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे परफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो रेशो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज जो होती है वी ओवर क्यू वो किस में होती है? वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होती है, इन्फिनिटी हो जाती है। एथलीट में रेगुलर एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो इन ऑल जोन्स इज लाइक, तो वो किस जोन की तरह होता है? तो वो जोन 3 की तरह होता है। सही है, जोन 3 एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है इन्होंने। मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया क्या होता है? तो उसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन इनइक्वालिटी होती है। मतलब ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके सर। 114 पॉइंट, यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this point is very important, I must say this point is very important। okay, मुझे कोई बताएगा कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट? सर मेडुला में। मेडुला। क्या कोई निमोनिक बताएगा कि मेडुला में और कौन कौन से सेंटर होते हैं? डॉक्टर नमरा ने बता दिया, वॉमिट, VCR, कफ सेंटर BCRS। और रेस्पिरेटरी सेंटर। वॉमिटिंग सेंटर, कफ सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, ऐसे क्या आप लोगों ने किया? बस स्लीपिंग सेंटर। स्लाइवेटरी। सर सलाइवेशन। बहरहाल आई रियली डोंट नो किस
सेलिवेशन एग्जैक्टली जो है, ठीक है आप कह सकते हैं वो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें वो पॉन्स में भी होता है, सलाइवेटरी का जो होता है। बट ठीक है, इफ यू वांट टू रिमेम्बर दिस टू, सही है। अच्छा ओके सर, अगर ये बात आप लोगों को क्लियर है तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिनेरियो। पहले मैं एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ। रेस्पिरेटरी स्टिमुलस इज by its medullary center, further rate and depth is controlled by, ठीक है, तो उसका रेट और डेप्थ कंट्रोल कौन करता है, तो वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्टिक सेंटर, ठीक है। अच्छा, अगर न्यूमोटैक्टिक सेंटर होता है तो न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो होता है वो किधर होता है, पॉन्स में होता है या मेडुला में होता है? पॉन्स में। फॉन्ट में होता है। अच्छा ठीक है, तो इस बात से हमें दो चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, दो चीज़ें समझ में आ गई कि जो ब्रीदिंग है, ठीक है, उसमें जो सेंटर है वो हायर सेंटर भी होगा और कंट्रोल भी उसका वेरिएबल होगा, ठीक है। ब्रीदिंग जो होती है वो अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होती है, जब आप होल्ड करते हो ब्रेथ को और रैपिड ब्रेथ्स लेते हो, सही है, तो उस वक्त जो होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कंट्रोल में होती है। ब्रीदिंग कैन बी अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, we can hold breath or can take rapid breath and can result in hypoventilation or hyperventilation. This is all due to cerebral cortex. अभी हम कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वॉलंटरीली ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लेकिन उसका होता है मेडुलरी से, मेडुलरी से, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर से, सही है, और जो पॉन्स वाला होता है उधर से, सारों के साथ उसका जो होता है ना एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं, ठीक है। सो टू सेंटर्स आर प्रेजेंट इन पॉन्स। सर मिसिंग है तो प्लीज आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर है, आप वहां से देख लें, मैं क्या कर सकता हूँ अगर मिसिंग है। आपके सामने स्क्रीन शेयर है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। अच्छा, मेडुलरी सेंटर जो हो गया वो है, और एक है जी एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुलरी सेंटर जो हो गया उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स। अब मैंने कहा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, कभी ऐसे होता है ना आप अपनी सांस को रोक लेते हो, कभी आप सांस ज़्यादा लेते हो, कभी आप सांस कम लेते हो वॉलंटरीली, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स सारा कुछ करवा रहा होता है। लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो इंटरलिंक्ड भी होता है, ये जो मेडुलरी सेंटर और पॉन्स वाले सेंटर है। तो मेडुलरी सेंटर जो होता है उसमें दो ग्रुप्स हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो होता है एक्सपायरेशन के लिए, और जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो होता है इंस्पायरेशन के लिए, सही है। तो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस बाय सिंपल निमोनिक डाइव। डी फॉर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, आई फॉर इंस्पायरेशन, वी फॉर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ई फॉर एक्सपायरेशन। इजी हो गया। अच्छा, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है ना उसमें इनपुट आता है वागस और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व से, और आउटपुट जाता है वाया फ्रेनिक नर्व टू डायफ्राम। ठीक हो गया, यानी वागस और 9th और 10th नर्व लेके आती हैं डॉर्सल में, और फ्रेनिक के थ्रू जो होता है वो डायफ्राम में जाता है। अच्छा, लेकिन जो वेंट्रल होता है ना जो सामने है वो एक्टिव नहीं होता ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। एक्टिव तब होता है जब एक्टिव एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन हो, तो वो होगा एक्सरसाइज। तो अब इस एक निमोनिक से आप लोगों को सारा कुछ समझ आ जाएगा। DIVE, dive. D for dorsal respiratory group, I for inspiration, V for ventral respiratory group, E for expiration and exercise. Oh my god! By remembering this simple word dive, you can differentiate these two centers. डाइव से आप लोग क्या करोगे, दोनों रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिफरेंशिएट कर लोगे कि यार डी फॉर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, आई फॉर इंस्पायरेशन,
इंस्पायरेशन के लिए जो था वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप था, और V फॉर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, E फॉर एक्सपायरेशन एंड एक्सरसाइज। सो जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप था जो एक्सपायरेशन के लिए होता है, जो कि नॉर्मल नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्सपायरेशन में होता है, और एक्टिव एक्सपायरेशन कब हो रही होती है? एक्सरसाइज में। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर इन दिस। कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक? ओके सर, what are two centers in pons? ठीक है, pons। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर सबको याद होता है pons का। एक एपनियोस्टिक सेंटर भी होता है, एपनियोस्टिक सेंटर। ठीक है, अब आपने इसको कैसे याद रखना? ठीक है, आपने इसको कैसे याद रखना? आपने याद रखना है कि P से पॉन्स, P से न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो अपर पॉन्स में जो होगा वो P वाला ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर होगा। ओके, तो सर अगला सेंटर कौन सा होगा? एपनियोस्टिक सेंटर। एपनियोस्टिक सेंटर, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन लोअर पॉन्स। सही है, सो अपर पॉन्स में P वाला ही होगा। कौन सा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, अच्छा, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, क्या करता है? वो करता है इनहिबिट इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को इनहिबिट करता है, सही है, और रेगुलेट करता है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ओके। और जो एपनियोस्टिक सेंटर है वो स्टिमुलेट करता है इंस्पायरेशन को और प्रोड्यूस करता है डीप एंड प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी गैस्प। डीप एंड प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी गैस्प। ठीक है, जो डीप और प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी गैस्प है ना, एपनियोसिस इसको कहते हैं, तो वो ये एपनियोस्टिक सेंटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो लोअर पॉन्स में एपनियोस्टिक सेंटर होगा, और वो क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा इंस्पायरेशन को, स्टिमुलेट करेगा इंस्पायरेशन। ठीक, इजी है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन को, और वो अपर पॉन्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आता होता है कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट को कौन जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है? तो यू कैन रिमेंबर दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। अच्छा जी, कुछ एमसीक्यूज इसके कर लेते हैं। विच ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इनएक्टिव नॉर्मली और एक्टिवेटेड मेडुला ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीदिंग? तो इनएक्टिव नॉर्मली होता है, और सिर्फ मेडुला में इंक्रीज ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में कौन सा होगा? तो वो होगा वेंट्रल। वेंट्रल, वेंट्रल। ठीक है, वेंट्रल में डाइव से किया था ना हमने, डाइव निमोनिक से, वो सिर्फ एक्सरसाइज में आता है। The respiratory center present in dorsal nucleus and medulla, the rate and duration of inspiration is controlled by, तो rate and duration of inspiration अभी मैंने कहा कि रेगुलेट करता है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को, तो वो कौन सा होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक हो गया। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन, तो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो होते हैं डॉर्सल मेडुलरी सेंटर में। ठीक है, inhibit inspiratory RAM signals are produced from dorsal respiratory neurons. The rate increase in response to impulses from, तो वो कहाँ से rate increase होता है? तो rate से जो चीज़ related है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन। ठीक है, डन। आगे करते हैं बातें। अगला पॉइंट है जी, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? अच्छा, अब जनाब ये वाली स्टोरी भी थोड़ी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। खुदा के बंदो, आप लोगों ने कल बड़े ही कम पढ़ा था, मुझे तो था कि कल जो है वो काफ़ी कुछ कवर हो गया होगा। आज तो बड़े टॉपिक ज़्यादा हैं हमारे। चलो कोई बात नहीं। मुझे डॉक्टर ताहिरा ने बताया था कि बच्चे जो हैं वो कह रहे थे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएं, हमें समझ नहीं आ रही। मैंने फिर आराम आराम से पढ़ाया। अच्छा, जो वेंटिलेशन होती है ना,
हाँ जी बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है कि ये नहीं है, मुझे बिल्कुल पता है कि ये 12th एडिशन में नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, जो कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन है उसे मिटिएट करती हैं दो चीज़ें, एक होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और एक होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। मैंने क्या बोला? जो कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन है उसको मिटिएट करती हैं दो चीज़ें, एक होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और एक होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब जनाब हम देख लेते हैं कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स क्या हैं और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स क्या हैं। ठीक है, जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो होते हैं, सेंटर का वर्ड किसके लिए यूज होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए ना। तो ब्रेन में क्या चीज़ें आती हैं? ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? साइडों पे। ठीक है, पेरिफेरल, साइड्स पे। सो जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। ब्रेन में भी किस जगह? मेडुला में। क्लियर? क्लियर? अच्छा, और अभी हमने किया था ना रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वीसीआर मेडुला में। ठीक है, आई होप यू पीपल आर क्लियर इन दिस। सो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन मेडुला जस्ट लाइक दैट। लेकिन जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होंगे? कुछ जो होते हैं वो करोटेड बॉडीज में होंगे और कुछ जो है वो एओटिक बॉडीज में होंगे। इंटरनल करोटिड आर्टरी होती है ना, और एओटा होता है, करोटिड बॉडीज और एओटिक बॉडीज। ठीक है, जो करोटिड बॉडीज होती हैं वो होती हैं बाइफर्केशन ऑफ कॉमन करोटिड आर्टरीज के पास, और जो एओटिक बॉडीज होती हैं वो होती हैं एओटिक आर्च से अबव और बिलो। ठीक है, सो यू आर, आई होप, क्लियर अबाउट दिस लोकेशन। ये लेकिन कोई भी नहीं, लोकेशन कोई भी नहीं पूछता। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैकेनिज्म और पैथोजेनेसिस, जो आपको समझ आनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला? समझ आनी चाहिए, रट्टा नहीं, समझ आनी चाहिए कि सेंट्रल केमोरिसेप्टर किस चीज के लिए है और पेरिफेरल केमोरिसेप्टर किस चीज के लिए। सेंट्रल केमोरिसेप्टर होगा। अच्छा, ब्रेन के अंदर क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, अच्छा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसकी एक खास पीएच होती है, उसमें खास आयंस होते हैं। प्लीज़ मेरी बातें सुन लें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मेरी बातें सुन लें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट। ठीक है, अच्छा, प्लीज़, जब उसके अंदर खास आयंस होंगे, खास तरह की उसकी पीएच होगी, तो अगर 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 पीएच कम होगी, कम पीएच का मतलब क्या है? एसिडिटी, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। सही है? अच्छा, ओके ओके, आई एम रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग। जब भी सीएसएफ की पीएच कम होगी तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए हैं, क्योंकि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स बेसिकली क्या करते हैं? वो सीएसएफ की पीएच को एसिडिक रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इफ देयर इज an option given in your exam के central chemoreceptors responds directly to, responds directly to, और ऑप्शन में आता है change in pH and increase in carbon dioxide। तो आप किसको प्रेफर करोगे?
increase in carbon dioxide. दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन आप किसको प्रेफर करोगे? सर कार्बन डाइऑक्साइड सर इंक्रीज Increase in carbon dioxide. अब सर मेरी पीएच को। पीएच को, सर पीएच को। मैंने Carbon dioxide को। बात तो सुन ले प्लीज, मेरी बात तो सुन ले। मैंने कहा रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू, सही है? आई डिडंट से कि रिस्पॉन्स टू, आई सेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू। तो जो सर इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। Increasing partial pressure of carbon dioxide. नो डायरेक्ट जो रिस्पॉन्स होता है उनका, वो चेंज इन पीएच, सीएसएफ की जो पीएच होती है उससे होता है। जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है वो डायरेक्ट जो चीज होगी उससे होगा। अभी तो मैंने आप लोगों को पूरी हीरांझा सुनाई कि यार ब्रेन होता है, ब्रेन में मेडुल्ला होता है, मेडुल्ला में सीएसएफ होता है, सीएसएफ को रिस्पॉन्ड करते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, तो डायरेक्टली उसी चीज से करेंगे ना, ठीक है? सो सीएसएफ की जो पीएच चेंज होती है उसको रिस्पॉन्ड डायरेक्टली करते हैं। आई सेड डायरेक्टली वर्ड इज द की पॉइंट हियर, ठीक है? मैंने सिर्फ ये एक चंक दिया आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आए कि इसमें एमसीक्यूज कैसे घूम फिर जाते हैं, ठीक है? सो अब मैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के बारे में बाकी सारी बातें बताता हूँ कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा और पीएच जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है? हाइपोक्सिया जो होता है वो कभी भी सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करता, ठीक है? हाइपोक्सिया का कभी भी इस पे कोई असर नहीं होता। ये होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है सीएसएफ में उसको नॉर्मल लिमिट्स में रखते हैं। उसको क्या करते हैं? नॉर्मल लिमिट्स में रखते हैं, ठीक है? CO2 आप लोगों को पता है ना कि लिपिड सॉल्युबल होती है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाती है, ठीक है? तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सीएसएफ में, तो उसको सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो है वो सेंस करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे हाइपर वेंटिलेशन, और वो जो हाइपर वेंटिलेशन है वो वॉश आउट कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड को, और अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू डिक्रीज इन सीएसएफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि आप लोगों में से आधे लोगों को समझ आई। मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड सॉल्युबल होती है, जब कुछ चीज़ लिपिड सॉल्युबल है तो वो लिपिड लेयर मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगी ना। अच्छा, वो इजीली क्रॉस कर गई, जब वो इजीली क्रॉस कर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वो सीएसएफ में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब सीएसएफ में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसको रैपिडली सेंस करेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है? रैपिडली सेंस करेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और स्टिमुलेट करेंगे हाइपर वेंटिलेशन, जो वॉश आउट कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड को और अल्टीमेटली जो है वो डिक्रीज कर देगी सीएसएफ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ठीक है, समझ आ गई बात? सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि PCO2 का इंक्रीज होना और पीएच का डिक्रीज होना दैट इज वन इन ए सेम थिंग, लेकिन डायरेक्ट रिस्पॉन्स डिक्रीज इन पीएच को ही होता है, ठीक है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स, अगर डायरेक्ट का वर्ड यूज हो, ठीक है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का मतलब क्या है कि एसिडिक गैस ज्यादा है, एसिडिक गैस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि पीएच कम है, ठीक है? और किसके अंदर? सीएसएफ के अंदर। और इसकी वजह से क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन होगी। हाइपर वेंटिलेशन से क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर जाएगी, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी और CO2 नॉर्मल हो जाएगी सीएसएफ के अंदर, ठीक है? इसने अब स्टोरी पूरी लिख दी है जी। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई, वो वाटर के साथ मिली, बाइकार बन गया, बाइकार ने H+ और CO3 बना दिया, CO2 डिफ्यूज करती है ब्लड से सीएसएफ में, सीएसएफ के अंदर CO2 कंबाइन करती है वाटर के साथ, H+ और बाइकार बना देती है। रिजल्टिंग H+ जो होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, ठीक है? और इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ स्टिमुलेट करते हैं ब्रीदिंग को और डिक्रीज करती हैं PCO2 और H+ इनहिबिट करते हैं ब्रीदिंग को, ठीक है? The resulting hyperventilation or hyperventilation then returns the arterial PSO2 towards normal, ठीक है? मैंने सादा लफ्जों में आप लोगों को यही बातें समझाई हैं। अच्छा, व्हाट इज पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स क्या करते हैं?
ऑप्शन है peripheral chemoreceptor responds to increase in partial pressure of oxygen in arterial blood, increase in carbon dioxide, decrease in carbon dioxide, या Increase in partial pressure of carbon dioxide. मैंने तो डिक्रीज का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। अच्छा नहीं नहीं, आपने क्या बोला? Increase बोला. Increase in partial pressure of carbon dioxide. बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक स्टूडेंट को ये बात क्लियर थी। चलो लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग टू यू ऑल, लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग टू यू ऑल। लोग ना पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जब भी आते हैं ना तो अपने ज़हन में रखते हैं सिर्फ ऑक्सीजन, उसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि यार इट रिस्पॉन्ड्स बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इट रिस्पॉन्ड्स टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब कब कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्स करेगी और कब ऑक्सीजन को रिस्पॉन्स करेगी? अच्छा मुझे बताओ कि just like central chemoreceptors, just like central chemoreceptors, it responds to increase in carbon dioxide and H plus यानी acidosis। ठीक है, just like central chemoreceptors, peripheral chemoreceptors do the same। जब भी इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, और फिर ये क्या करेंगे, ये ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देंगे, हाइपर वेंटिलेशन कर देंगे, जस्ट लाइक सेंट्रल केमोरेसेप्टर्स। सो ये जो सेकंड पॉइंट है रफ़ी का, ये समझ आया आप लोग? जस्ट लाइक सेंट्रल केमोरेसेप्टर्स, पेरिफेरल केमोरेसेप्टर्स डू द सेम। ओके, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है आर्टीरियल ब्लड में, विच इज हाइपोक्सिया, विच इज हाइपोक्सिया। याद है मैंने सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स में कहा था कि हाइपोक्सिया कैन नॉट स्टिमुलेट सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स, hypoxia cannot stimulate central chemoreceptors. Here I am saying hypoxia can stimulate peripheral chemoreceptors. Okay, now you are comfortable in this, now you understand कि सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स के बिल्कुल सेम जिस तरह सेंट्रल कर रहे होते हैं CO2 को ये रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हाइपोक्सिया को भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स। ठीक हो गया? अच्छा, हाइपोक्सिया में यूजुअली क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो लेस देन 60 होता है, नॉर्मल जो होता है वो 60 to 70 अराउंड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा बाकी जो थर्ड पॉइंट है वो भी वही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, एसिडोसिस वाला। नहीं 75 से 100 नहीं होगा, 60 to 70, 60 to 70 डेट इज वे। अगर आप कहें कि उसमें 60 to 100, 60 to 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60 to 100 इसकी कोई इस तरह से ही रेंज है। अच्छा, पीएच जो होती है वो भी CO2 वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, सही। सो आई होप यू पीपल आर क्लियर इन ऑल ऑफ दीज एमसीक्यूज। अभी एमसीक्यूज में जल्दी से पढ़ देता हूँ। सर इसका ऑर्डर यही है जो डॉक्टर वकार खान ने शेयर किया है, अगर हमारे पास बीसीक्यू में आए तो? बीसीक्यू में आए तो increase in PCO2 is greater than decrease in pH blood, decrease in partial pressure of oxygen, decrease in pH blood, decrease in partial pressure of oxygen। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, अब अगर उसने सिंपल पूछा हुआ है कि पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, तो दैट इज दिस, यू कैन फॉलो दिस सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन इन केस जिस तरह आप मैंने ऊपर सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स में कुछ डायरेक्टली वर्ड यूज़ कर दिया, सही है, जिस तरह आप पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स में जो है वो इस तरह से पूछ ले कि स्पेसिफिकली, या कोई इस तरह का वर्ड ऐड कर दे कि जिसमें कोई ऐसी बात है जो सिर्फ खास यही करता है, तो उसमें फिर हाइपोक्सिया वाला पॉइंट, सही है। The only receptors, only function which differentiate peripheral chemoreceptors from central chemoreceptors, ये स्पेसिफिकली अगर कर लें तो उसमें आपने फिर प्रेफर करना है हाइपोक्सिया का पॉइंट। ठीक है, ओके सर, ओके।
अच्छा, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड इज सेंस्ड बाय, तो डिक्रीज ऑक्सीजन कौन सेंस करता है? अब ये देखें, अब ये इधर उधर स्पेसिफिकली सिर्फ डिक्रीज ऑक्सीजन को पूछ लिया है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ही होंगे, कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू, तो डिक्रीज ऑक्सीजन, ठीक है। इधर लेकिन आप वो पूरा सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं अगर वो ऑप्शन में हो तो then you can start। अच्छा, both peripheral and central chemoreceptors contribute to increased ventilation as a result of, तो an increase in arterial PCO2, ये वाला पॉइंट समझ आया? अब ये ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, मैंने कोशिश की है कि इसको सिंप्लीफाई कर दूं, तो आई होप अब आप लोगों को सेंट्रल और पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में समझ आए हों, ठीक है। जो इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थे वो मैंने इजी कर दिए आप लोगों के लिए। लो आर्टिकुलर ऑक्सीजन सप्रेस कर दिया पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स को, ठीक है। वेंटिलेशन सपोर्ट का एक एमसीक्यू दिया हुआ है इसमें। सेंट्रल कीमोरेसेप्टर रिस्पॉन्ड टू, सेंट्रल कीमोरेसेप्टर रिस्पॉन्ड किसको करते हैं? तो अब देखें, रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज पीसीओ2, रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू डिक्रीज इन पीएच, सीएसएफ पीएच, ठीक है। ये बात समझ आई व्हिच आई एम एम्फसाइजिंग हियर। सेंट्रल कीमोरेसेप्टर रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज पीसीओ2, राइट, लेकिन रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू डिक्रीज इन पीएच। बाकी ड्यूरिंग फर्स्ट मिनट ऑफ एपनिया द पीसीओ2 रेजेस अप टू, तो फर्स्ट मिनट ऑफ एपनिया पे जो यूजुअली होता है वो 6 मिलीमीटर एचडी आता है, ठीक है। कैप्नोमीटर जो होता है वो यूज़फुल होता है एयर एम्बोलिज्म में, और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन सा फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है रेस्पिरेटरी रेट, तो वो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं। चलें सर आगे आ जाए। सर इसका थर्ड वाला पॉइंट समझा दें जिसमें वैल्यूज दी हुई है, ये एबीजी शो PCO2 70, PO2 90 और बाइकार्बोनेट रेज है, ये थर्ड वाला पॉइंट। PaCO2 40 to 60 है, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन एट ईयर ब्लड 40 है, तो वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मोस्ट लाइकली हैपन दिस पेशेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट आया है जिसके पैरालिसिस हो गया रेस्पिरेटरी मसल्स का, और उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसके ऊपर वाला बोला थर्ड पॉइंट एबीजी शो, ये वाला भी समझा। एबीजीज में जो है देखें कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 70, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 90, ठीक है। और बाइकार्ब कितना है, रेज्ड है। दिस पिक्चर इज ड्यू टू विच मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो होता है वो किस मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो गई है एबीजीज में, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 90 है, बाइकार्ब रेज्ड है, ठीक है। दिस पिक्चर इज ड्यू टू विच, तो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स अभी हमने डिस्कस किया है कि सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। सर तो ये पेरिफेरल से भी रिजेंबल कर रहा है ना, उसमें भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, पर वो उसमें एक लिखा हुआ है 60, पर यहाँ पर भी सच 90 कम ही है, जैसे कि 90 कम कैसे, अभी तो डॉक्टर ये मैंने इन तुमको रेस्पॉन्स बोल रहा है ना, इन रेस्पॉन्स किसके रेस्पॉन्स से बढ़ाएगा? इधर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कह रहा है कि किस वजह से एबीजीज में ये रेज्ड आ रहा है, ठीक है, बाइकार्ब रेज्ड आ रहा है। तो बाइकार्ब रेज्ड और कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स की वजह से आ रहा है। इधर हाइपोक्सिया तो है ही नहीं, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। ओके सर समझ आ गया। अच्छा बताइए क्या, मैं ना आप लोगों को टॉपिक्स जो है वो समझा देता हूँ, जो बाकी है ना आप लोग रिकॉर्डिंग जो डॉक्टर एसन के उससे एक एक पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। इस तरह तो हमारे आज 1:30-2 बज जाएंगे, बल्कि 1 तो बजने वाला, 2 बजे तक टॉपिक्स ही नहीं होंगे। लास्ट टॉपिक्स तो नहीं है डॉक्टर एसन वाले, अभी अपलोड किया है। अच्छा बहरहाल प्लीज़ आ जाएं, आगे आ जाएं।